हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धा, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर 1 है, इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर के मैं आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूँ। यानी कि स्टूडेंट 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न बताने वाला हूँ। और ये वो प्रश्न है, अगर आप इन प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो जो हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बाहर का नहीं आएगा। इसी में से यहाँ पर आएगा ओनली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हो जिनको आपको तैयार कर लेना है, और इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर का नहीं बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको वॉच करना है, क्योंकि ऐसे वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ जाऊं, इनको तैयार करने के बाद इससे तो बाहर पूछा नहीं जाएगा। आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न, और अगली वीडियो में आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी मैं कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई। सबसे हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1788, ऑप्शन नंबर बी 1789, ऑप्शन नंबर सी 1790, ऑप्शन नंबर डी 1787। तो स्टूडेंट, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो यहाँ पर सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं अगली वीडियो में, जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो इतिहास है उससे जितने भी लॉन्ग आंसर जो होते हैं पेपर में पूछे जाते हैं उनको भी मैं कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 के वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य किरदार किसका था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओटो वान बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काइजर विलियम प्रथम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिटलर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेत्सिनी। तो जो जर्मनी का एकीकरण था इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, ओटो वान बिस्मार्क की इसमें मुख्य भूमिका थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी का आपको नोट्स बना लेना है, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा। इसी तरीके से पूरी जो आपकी सामाजिक विज्ञान उसमें जितने भी चैप्टर होंगे सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको करा दूंगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उन सबको भी मैं सोल्व करा दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, उस देश का नाम बताइए। यानी कि स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उस देश का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंग्लैंड। तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ था वो कौन से देश में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। जो राष्ट्रवाद का उदय कहां पर हुआ था, फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जो जर्मनी राज्य था उसको किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1871 में, ऑप्शन नंबर बी 1872 में, ऑप्शन नंबर सी 1876 में, ऑप्शन नंबर डी 1880 में। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारा जर्मनी था उसको सन 1871 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5, नेपोलियन की पराजय कब हुई। जो नेपोलियन थे उनकी पराजय कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1816 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1817 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नेपोलियन की पराजय हुई थी, पराजय का अर्थ होता है हार, उसकी हार कब हुई थी, सन 1815 ईस्वी में हुई थी। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो करने के वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ओटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। जो ओटो वान बिस्मार्क था उसका संबंध किस देश से था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन,
तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध है वो किस देश से हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ओटो वॉन बिस्मार्क है उसका संबंध जर्मनी से था। ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। उसके बाद यानी कि जो ये 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर तो आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। घुमा फिरा कर भी बोर्ड एग्जाम में कैसे भी पूछेगा, सभी तरीके के मैंने प्रश्न यहाँ पर ले रखे हैं, इनको बस आप रट लेना, इससे बाहर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसके भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी को मैं यहाँ पर करा दूंगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असीमित राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमित राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गणतंत्र। तो सन 1789 में फ्रांस सीमित राजतंत्र था, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना स्टूडेंट अगर आपको क्लियर है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या यहाँ पर बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा वियना की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 है वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1816 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1817 ईस्वी में। तो जो वियना की संधि हुई थी सन 1815 ईस्वी में हुई थी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। जो हमारा प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, जो 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद आप प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो जो नेपोलियन का संबंध था वो किस देश से था? फ्रांस से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। यानी कि स्टूडेंट ये ऐसे वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी आपको बाहर का देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न फंस जाएंगे। उसके बाद अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा जेयू सेपे, यानी कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसमें आपको कुछ ऐसे नाम देखने के लिए मिल सकते हैं जिनको आपको पढ़ने में भी दिक्कत आ सकता है, क्योंकि अजीब प्रकार के इनके नाम होते हैं। जिउसेप्पे मैत्सिनी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से या फ्रांस के राष्ट्रवाद से? तो जो जिउसेप्पे मैत्सिनी थे उनका संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से उनका संबंध था, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान से भाषा में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में बिल्कुल ही दिक्कत ना आए। और इसी तरीके का अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आपको करना है कि बस आप कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर वीडियो आ जाएगी। साथ में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग नए आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो जाएगा, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? सन 1861 में जो इटली का सम्राट था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इमेनुएल द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी जिउसेप्पे मैत्सिनी, ऑप्शन नंबर सी विलियम प्रथम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैरिबाल्डी। तो 1861 ईस्वी में सम्राट किसे घोषित किया गया था? इमेनुएल द्वितीय को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इतना क्लियर है तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, उदारवाद से क्या तात्पर्य? उदारवाद से क्या तात्पर्य? यानी कि उदारवाद से तात्पर्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निजी संपत्ति का अभाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो उदारवाद से हमारा तात्पर्य हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समझ समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अब प्रश्न संख्या चलते हैं 14 की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा 14 हो जाएगा, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। तो जो हमारा फ्रांस था उसमें गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1848 ईस्वी में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? जो ऐसे कौन से नेता थे इन्होंने यंग इटली बनाया था, वो भी गुप्त संगठन? ऑप्शन नंबर ए गेरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी काबुर, ऑप्शन नंबर डी मैथ्सिनी। तो गुप्त संगठन यंग इटली किसने बनाया था? मैथ्सिनी ने बनाया था, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट हाई स्कूल का तैयारी करवा रहा हूँ। किसी भी टॉपिक का और किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है आपको। उसके बाद अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 16 हो जाएगा, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है का उदय कब हुआ था? जो फ्रांस में नागरिक संहिता है उसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसका उदय कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1802 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1804 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1806 ईस्वी में। तो जो नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसका यहाँ पर उदय कब हुआ था? इसका उदय हुआ था सन 1804 ईस्वी में। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1804 ईस्वी में इसका उदय हुआ था। उसके बाद अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। इटली का जो एकीकरण था किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी कि जो इटली का एकीकरण था वो किसके निगरानी में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए गेरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी ओटो वान बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलियम प्रथम। जो इटली का एकीकरण था वो गेरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय है, यानी कि जो हमारा जर्मन संस्कृति है उसमें बॉक्स जिस्ट एक शब्द है, उसका आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी आम जनता, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बॉक्स जिस्ट था उसका आशय था राष्ट्रीय, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। जोसेपे मैथ्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, जो मैथ्सिनी थे उन्होंने गुप्त संगठन की स्थापना की थी, उसका क्या नाम है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यंग इटली, ऑप्शन नंबर बी यंग फ्रांस, और ऑप्शन नंबर सी यंग पसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यंग जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इटली की स्थापना की थी जोसेपे मैथ्सिनी ने, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताए, और ये आखिरी वाला प्रश्न हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, सभी को आपको नोट्स बना लेना है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बाहर का नहीं पूछा जाएगा, इसी में से आपका आ जाएगा। और बाकी के जितने भी चैप्टर हैं सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सभी के सब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, तो चैनल के साथ आपको जुड़े रहना एग्जाम तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, नेपोलियन में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामंती व्यवस्था का अंत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कानून के समझ समानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 1804 का जो नेपोलियन कोड था उसमें नहीं जोड़ा गया था जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आज की वीडियो में मैंने आपको जो हमारा सामाजिक विज्ञान है
उसके मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, यानी कि 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और अगली वीडियो में जितने भी इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं कराने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।